हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर विनीता अरोड़ा। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के टेस्ट पेपर सेकंड जो कुछ दिन पहले मैंने आप सभी विद्यार्थियों को दिया था, उस पर आज हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन करेंगे। मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी टेस्ट पेपर्स मेरे द्वारा दिए जाते हैं उसे आप अपने सेल्फ असेसमेंट के लिए एक बार अटैम्प्ट ज़रूर करके देखें। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ टेस्ट पेपर सेकंड और यहाँ हमारे पास सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं, तो एक एक करके हम इन क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो ये है कि इफ़ ईच यूनिट हैज़ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज़ कॉल्ड। देखिए, सबसे पहले सैम्पलिंग की बात करते हैं। मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी, पिछले टेस्ट पेपर में भी सैम्पल यूनिट्स की बात की थी। सैम्पलिंग बिल्कुल उसी तरह से होती है कि हम एक बहुत बड़े एरिया में से, बहुत ज़्यादा यूनिट्स में से कुछ यूनिट्स को हम अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए सेलेक्ट कर लें और उस पर अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। जहाँ पर हमारी इकाइयाँ बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर हम इस सैम्पल मेथड को यूज़ में लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास इकाइयों के सिलेक्शन की सेम समानता होती है, इक्वल चांस होता है, तो इस तरह की सिलेक्शन को हम रैंडम सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं। सैम्पलिंग के कई सारे तरीके होते हैं। इसको आप डिस्क्रिप्टिव वे में जानना चाहते हैं तो गो थ्रू माय वीडियोस ऑफ सैम्पलिंग, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। उसमें कई सारे मेथड्स हैं और एक एक करके सारे मेथड्स के बारे में आपको डिस्क्रिप्टिव वे में बताया है, तो यहाँ पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। जब सभी यूनिट्स के सिलेक्शन का इक्वल चांस होता है, यानी हम किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी क्लास में 250 स्टूडेंट्स हैं। उन 250 स्टूडेंट्स में से एनालिसिस के लिए मुझे 25 स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो 25 स्टूडेंट्स को किसी को भी मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ। यानी 250 स्टूडेंट्स में से मैं किसी भी स्टूडेंट को सेलेक्ट कर सकती हूँ। इक्वल चांस है एक एक स्टूडेंट को सेलेक्ट होने का। तो ये चीज़ रैंडम सैम्पलिंग कहलाती है। कोटा सैम्पलिंग की बात करें तो कोटा सैम्पलिंग जहाँ पर एक कोटा डिसाइड कर दिया जाता है। जैसे एडमिशन्स के समय आपने देखा होगा, ओबीसी का कोटा, जनरल, एससी, एसटीज़, ये कोटा डिसाइड कर लिया जाता है। यानी एक बड़ी यूनिट में से, एक बड़े पॉपुलेशन या यूनिवर्स में से यदि हमें सिलेक्शन करना है तो हमने उसका कोटा डिसाइड कर दिया है। उस कोटे तक, उस कोटे के अकॉर्डिंग, उस रिजर्व्ड सीट्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन किया जाएगा। नाउ क्लस्टर सैम्पलिंग की बात करें तो क्लस्टर सैम्पलिंग होमोजीनियसिटी की बात करता है, यानी सजातीयता, समानता की बात करता है। समान समान सोच विचार वाले व्यक्तियों का एक ग्रुप बना लिया। सो रैंडम सैम्पलिंग इसका सही आंसर होगा। नाउ अगले क्वेश्चन की बात करें। इफ़ ऑल यूनिट्स ऑफ यूनिवर्स इज सेलेक्टेड फॉर एनी रिसर्च इट इज़ कॉल्ड। जहाँ पर सभी यूनिवर्स की इकाइयों को रिसर्च के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है, तो ये मेथड कौन सा कहलाता है। मैंने अपने लेक्चर में बात की थी जब हम सैंपल और सेंसस मेथड की बात कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन के टॉपिक की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो हमने सैंपल ले लिया जाए, जिससे पहले हम बात कर रहे थे कि बहुत बड़े यूनिवर्स में से केवल कुछ इकाइयों को चुन लिया जाए और उन इकाइयों पर ही अपना एनालिसिस किया जाए, तो ये सैंपल मेथड कहलाता है। लेकिन इसके अपोजिट सेंसस मेथड में कंप्लीट पॉपुलेशन या यूनिवर्स को आप अपने रिसर्च के लिए यूज़ में लेना होगा। यानी जब हम अपने पूरे रिसर्च के एरिया को, सारी एक एक इकाई पर रिसर्च करते हैं तो उसे सेंसस मेथड कहा जाता है। जैसे अभी जनगणना जो शुरू काउंट किया जाएगा,
तो इस तरह से जब हम अपने रिसर्च की ईच एंड एवरी यूनिट को अपने रिसर्च में इंक्लूड करते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं, उस पर अप्रोच करते हैं, तो यह एक मेथड कहलाता है सेंसस मेथड। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सेंसस मेथड। नाउ A got 8 marks in statistics, B got 7 marks in accountancy. This is an example of data for statistics. मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी यह बताया था और अभी मैं फिर रिपीट करती हूँ। देखिए, डेटा की 3 क्वालिटीज़ होती हैं, उसमें से एक क्वालिटी है कंपैरेबिलिटी। यदि आपके पास जो डेटा मौजूद है वो उसमें कंपैरेबिलिटी है तो ऑफ कोर्स वो स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा कहलाएगा, अदरवाइज़ ये नहीं कहलाएगा। यहाँ जो गिवन एग्जांपल है वो है कि ए को 8 मार्क्स मिले हैं स्टैटिस्टिक्स में और बी को 7 मार्क्स अकाउंटेंसी में मिले हैं। देखिए, यहाँ पर किसी भी तरह की कंपैरेबिलिटी नहीं है। कंपैरेबिलिटी यानी कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ए के स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स बताए गए हैं और बी के अकाउंटेंसी में मार्क्स बताए गए हैं। तो ऑफ कोर्स यह किसी भी एंगल से स्टैटिस्टिक्स पर्पस से डेटा नहीं है। लेकिन हाँ, यदि ये कहा जाता है ए गॉट 8 मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड बी गॉट 7 मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, ऑफ कोर्स यहाँ कंपैरेबिलिटी है, तो इसे स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा कहा जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चनियर मेथड इज़ द पार्ट ऑफ क्वेश्चनियर मेथड के बारे में। इस क्वेश्चनियर मीन्स लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो हमने बात की थी हमारे वीडियोस है, जिसमें डेटा को शुरू से कलेक्ट किया जाता है अपने रिसर्चर द्वारा। तो इसलिए यह एक प्राइमरी डेटा का पार्ट है। ये जो मैंने टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाया है, इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ क्वेश्चनियर, इट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर का ही एग्जाम्पल है। और यहाँ पर मैं आपसे डेटा कलेक्ट कर रही हूँ कि कितने स्टूडेंट्स ने कितनी पढ़ाई की है। तो इस तरह का डेटा कलेक्शन भी क्वेश्चनियर मेथड ही है। और ऑफ कोर्स इट इज़ द प्राइमरी डेटा बिकॉज रिसर्चर कलेक्ट दिस डेटा एट द फर्स्ट टाइम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंटेंट इन अ बुक इज़ द पार्ट ऑफ, किसी एक बुक में है जो कि पब्लिश्ड है या अनपब्लिश्ड है, व्हाटएवर, उस बुक में जो कंटेंट आपको दिया गया है, जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। क्योंकि बुक में यदि कोई डेटा फिगर या इन्फॉर्मेशन आया है, दैट मीन्स इज़ ऑलरेडी कलेक्टेड, पहले से कलेक्ट है तभी इसे बुक में लिखा गया है। आपकी स्टैटिस्टिक्स बुक में जो भी बातें लिखी गई है, इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, वो ऑलरेडी कलेक्टेड है, रिसर्च की हुई है, कई लोगों ने इसे अपनाया हुआ है, दैट मीन्स ये ऑलरेडी कलेक्टेड है। और जहाँ पर पहले से ही कलेक्टेड डेटा फिगर इन्फॉर्मेशन है, तो यह पार्ट होगी कम्प्लीटली सेकेंडरी डेटा की। तो यानी कंटेंट इन अ बुक इज़ अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी डेटा। अगली बात करते हैं। टेम्परेचर ऑफ अ डे इज़ रिकॉर्डेड इन ईच आवर, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। जब हमने क्लासिफिकेशन के लेक्चर्स आपने पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा मैंने 4 तरह के क्लासिफिकेशंस बताए हैं। जब क्लासिफिकेशन ज्योग्राफिकल बेसिस पर होता है, यानी ज्योग्राफिक रीजन में बांट या कंटिनेंट बेसिस पर, किसी भी ज्योग्राफिकल वे में जो आपके ग्लोब में दिख रहे हैं, वो ज्योग्राफिकल वे में आपने डेटा को बांट दिया है, तो ये ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। टाइमली क्लासिफिकेशन, जब हम टाइम बेसिस पर डेटा को बांटते हैं, टाइम सीरीज़ बनाते हैं, वो टाइम मिनट्स में भी हो सकते हैं, आवर्स में भी हो सकते हैं, चाहे डिकेड्स में भी हो सकते हैं, सेंचुरीज़ में भी हो सकते हैं, ईयर में भी हो सकते हैं, डे में भी, मंथ में भी, वट एवर यूनिट ऑफ टाइम इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पस, जो भी यूज़ की गई है वो सारा डेटा जो कि टाइमली बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है, इट इज़ कॉल्ड द टाइमली क्लासिफिकेशन। नाउ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है? जब संख्याओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, जैसे आपका एज, वेट,
मार्क्स, इनकम, एक्सपेंडिचर्स, ये सभी न्यूमेरिकल फॉर्मेट में ही आएंगे। तो यदि न्यूमेरिकल फॉर्मेट में या संख्याओं में वर्गीकरण किया जा रहा है तो ये चीज़ें क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाती है। और लास्ट क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, जो क्वालिटीज़ की बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे एडमिशन के समय आप ऑफकोर्स देखते होंगे, यदि हम कास्ट को क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग बांटते हैं तो जनरल, SC, ST, OBC। नाउ इसे और ज़्यादा क्लासिफाइड कर दें, बॉयज़ एंड गर्ल्स, उसे और ज़्यादा क्लासिफाइड करें, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर। तो इस तरह से यहाँ पर एक क्वालिटी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, क्वालिटी के बेसिस पर आपको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यह एक क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाएगा। तो टेम्परेचर ऑफ अ डे इज़ रिकॉर्डेड ईच आवर। देखिए घंटे के यूनिट आते। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। रेनफॉल ऑफ अ डे इज़ इन राजस्थान इज़ रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द 7 रीज़न। 7 रीज़न्स हैं हमारे राजस्थान में। इन 7 रीज़न्स के आधार पर अब तक की हुई बारिश का रिकॉर्ड संधारित किया गया है, रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में ये जो रिकॉर्ड हमें मिला है वो सारा का सारा रिकॉर्ड 7 रीज़न के बेसिस पर बांटा गया है। सारी इन्फॉर्मेशन 7 रीज़न्स के बेसिस पर बांटा गया है। तो यानी जब हम जोग्राफिकल वे में बात करते हैं जो हमारे ग्लोब पर मौजूद है, तो ऐसे रीज़न्स को, ऐसे क्लासिफिकेशन को हम कहेंगे जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जो मैंने अभी अभी आपको अच्छे से बताया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेबल कंटेन 2 कॉलम्स एज मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की बात कर रहे थे तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में हमने ऊपर जोग्राफिकल, टाइमली क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन के बाद हमने बात की थी टेबुलेशन की या प्रेजेंटेशन की। इस पर हमने 4 टाइप्स बताए थे आपको, 1 वे, 2 वे, 3 वे या मल्टीपल वे से हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए कितने आधार पर डेटा को बांटा गया है, किस तरह से डेटा को क्लासिफाइड किया है, टेबुलेट किया है। तो हमारे पास एक टेबल है जिसमें मार्क्स लिखे हुए हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं। यानी आप मान लीजिए मैं ये कहूँ कि आपके 10 में से मार्किंग हुई थी, उसमें से 4 नंबर आए हैं 2 विद्यार्थियों के, 5 नंबर आए हैं 8 विद्यार्थी, और साथ में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है। तो इस तरह का यह क्लासिफिकेशन किस तरह का कहलाएगा। देखिए यहाँ पर केवल एक ही आधार यानी न्यूमेरिकल फॉर्मेट मार्क्स के आधार पर बांटा गया है। तो ऐसी कंडीशन में 1 वे क्लासिफिकेशन ये कहलाएगा। 1 वे क्लासिफिकेशन से मतलब एक आधार पर डेटा को बांटा गया है। 2 वे क्लासिफिकेशन 2 आधार पर बांट दिया जाए। 3 वे क्लासिफिकेशन जहाँ पर डेटा को 3 आधार पर बांटा गया है, तो यह कहलाता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो यहाँ पर 1 वे टेबल मानी जाएगी इसका सही आंसर। अ टेबल कंटेंट नेम एंड मार्क्स, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए एक टेबल आपको बताई गई है जिसमें नेम है, स्टूडेंट्स के नेम ABCDEF एंड सो ऑन, एंड उनके मार्क्स लिखे गए हैं। ये किस तरह की सीरीज़ कहलाएगी। तो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस सीरीज़। देखिए आप सभी अच्छे से जानते हैं इन तीनों सीरीज़ को भी मैंने अपने लेक्चर्स में अच्छे से बताया था। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आया तो आप उसको अच्छे से फिर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बताऊँगी। इंडिविजुअल सीरीज़ वो होती है जिसमें केवल एक संख्या के बेसिस पर, केवल एक्स वैल्यूज़, एक्स वेरिएबल के बेसिस पर कैलकुलेशन कर लिए जाते हैं, सारी संख्याएं लिख दी जाती है। ये सारी इंडिविजुअल सीरीज़ कहलाती है। यहाँ किसी तरह की कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, जबकि डिस्क्रीट सीरीज़ में संख्याओं के साथ साथ फ्रिक्वेंसी भी होती है। जैसे हमने अभी ऊपर बात की थी मार्क्स एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। नाउ कंटिन्यूस सीरीज़ वो कहलाती है जिसमें एक कंटिन्यूस सीरीज़ होती है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और उससे रिलेटेड
तो नेम से हमारा कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में फिगर्स नहीं है तब तक हमारा स्टैटिस्टिकल वर्क नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो नाम मिले हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में नहीं है। इट मीन्स इट हैज़ नो सेंस। नाउ मार्क्स की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स ये सारे मार्क्स, जितने भी मार्क्स हैं वो उतारे गए हैं, तो ये सारे मार्क्स एक इंडिविजुअल सीरीज़ को बताएंगे। तो इसका सही आंसर रहेगा इंडिविजुअल सीरीज़। Now, the last question, 4 employees got bonus rupees 2000, 5 employees got bonus rupees 3000 and 6 employees got bonus rupees 4000. This will form a, देखिए किस तरह की सीरीज़ आपको बनेगी। तो यहाँ पर सिंपल सा किसी तरह का कोई रेंज गिवन नहीं है, यहाँ पर केवल 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है। 4 एम्प्लॉय को 2000 का बोनस मिला, 5 एम्प्लॉयज़ को 3000 का और 6 एम्प्लॉयज़ को 4000 का बोनस मिला है। तो सिंपली यह एक नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ और बोनस अमाउंट की 2 टेबल बनेगी और इस टेबल में हम अब इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि यह एक डिस्क्रीट सीरीज़ है। यानी यहाँ पर एक्स वैल्यूज़ के साथ साथ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के साथ साथ नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के साथ साथ बोनस का अमाउंट भी गिवन है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डिस्क्रीट सीरीज़। सो गाइज लेट्स सबमिट दिस टेस्ट एंड what marks we are getting, it is cross your fingers, it is 10 out of 10. So guys, this is my full discussion of the test which I given to you. I hope you will attend my next test completely और इसी तरह से हम डिस्कशन करते रहेंगे। So guys, thank